हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर, केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन। तो हमने बैलिस्टिक डिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि बैलिस्टिक्स के बाद केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी सॉल्व करी जाए, वो हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर हम बायोलॉजी सीरोलॉजी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम टॉक्सिकोलॉजी एंड केमिस्ट्री का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है दीक्षाज लर्निंग लैब, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कोर्स की लिंक भी आपको मिल जाएगी। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11, chemistry and toxicology division. So correct collection of evidence does not require which of the following. अगर आप करेक्ट तरीके से evidences कलेक्ट करते हो तो आपको क्या नहीं चाहिए? Documenting the location where the evidence was found, maintaining proper chain of custody, करेक्ट पैकेजिंग ऑफ एविडेंसेस, एनालिसिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखो एनालिसिस रिपोर्ट सबसे रेलेवेंट आंसर लग रहा है, इस वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। बट एनालिसिस रिपोर्ट एग्जामिनेशन के बाद होती है, कलेक्शन के बाद नहीं होती। ठीक है, एनालिसिस रिपोर्ट भी चाहिए रहता है बट नॉट आफ्टर करेक्ट कलेक्शन, क्योंकि अगर आप करेक्ट तरीके से कलेक्शन कर रहे हो आपको लोकेशन तो मेंशन करना ही पड़ेगा, आपको चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी ही है। बिना चेन ऑफ कस्टडी के आपका एविडेंस माना ही नहीं जाएगा। अगर आपने कलेक्ट अच्छे से कर लिया तो आपको पैक भी अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप पैक अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपका जो एविडेंस है वो कंटामिनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Next question, question number 12, the simplest measurement of central tendency is। जो सबसे सिंपल होती है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट वो क्या है आपको बताना है। सो मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो सबसे ज़्यादा ईजी और सिंपलेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का जो तरीका होता है वो होता है मीन का। सो मीन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, next question, question number 13, blank is defined as the difference between value of the extreme items of a series। ठीक है, सो क्या पूछ रहा है ये? डेविएशन, एवरेज, रेंज एंड एरर। ठीक है, ये जो ब्लैंक है आपको वो फिल करना है, जो कि फिल होगा रेंज से। जो रेंज होता है वो सबसे इजीएस्ट डिफरेंस होता है बिटवीन वैल्यू ऑफ द एक्सट्रीम आइटम्स इन अ सीरीज और ऑफ अ सीरीज। ओके, next question, question number 14, which of the following may result in inadmissibility of evidence in the court। inadmissibility मतलब आपके पास एविडेंस तो है बट कोर्ट में मान्य नहीं है, वो मान्यता नहीं मिलेगी उसको। इसमें से कुछ जो ऑप्शंस है उसमें से एक ऑप्शन सही होगा कि कौन सा इनएडमिसिबल होने वाला है। ठीक है, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ सैंपल विथ रिकॉर्ड्स विच परमिट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस, scientific evidence intended to be present in court by prosecution must generally be disclosed to the accused or their representative. An expert fails to prove his and her expertise in the area for which court has asked his opinion. Chain of custody during the investigation is properly maintained। ये बिल्कुल सही है। एंड इसके अलावा जो अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है सैंपल का तो उसको भी आपको बताना है, ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी है, ये भी सही है। साइंटिफिक एविडेंस जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो डिस्क्लोज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अक्यूज्ड का क्या रिप्रेजेंटेशन है उसमें। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों ही सिचुएशन में एडमिसिबल होगा, ए के सिचुएशन में, बी की सिचुएशन में और डी की सिचुएशन में। अगर जो एक्सपर्ट है, मतलब आप फोरेंसिक साइंटिस्ट हो, आपने एविडेंस कलेक्ट किया है, उसको एग्जामिन करा है, और अगर आप वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, अगर आप ये बताने में ही फेल हो गए कि ये क्या एविडेंस है, किस तरीके से आपने इसे टेस्ट करा है, कैसे आपने रिपोर्ट बनाई है और ये एविडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है इस क्राइम में, तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, मतलब वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रिपोर्ट गिवन बाय सीरोलॉजिस्ट मे बी कंसीडर्ड टू बी एन एविडेंस इन द कोर्ट। कौन से सेक्शन के अंदर में? चलो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीरोलॉजिस्ट की, पर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिपोर्ट, चाहे सीरोलॉजिस्ट दे, चाहे केमिकल एग्जामिनर दे, चाहे कोई भी दे, एज ए एविडेंस कब कंसीडर होता है, कौन से सेक्शन में कंसीडर होता है? ठीक है, तो ये है सेक्शन 293(2) ऑफ सीआरपीसी, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर
कोड। अभी रिसेंटली आपने ये ज़रूर देखा होगा कि हमारे जो लॉ हैं वो चेंज होने वाले हैं, न्यू बिल्स पास होने वाले हैं, वो पास हो चुके हैं लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं करे गए हैं। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, CRPC पढ़ना है, IPC पढ़ना है और IEA ही पढ़ना है, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट ही पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर दी सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एन एक्सपर्ट मे गिव हिज ओपिनियन। ठीक है, जो सेक्शन 45 है वो एक्सपर्ट ओपिनियन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये जो सेक्शन है तो यहाँ पे क्या है, अपॉन फैक्ट्स विच आर ईदर एडमिटेड or proved by himself or other witnesses at the trial on hypothetical question based on the stated assumption based theorem. So 1 is true, second is true, both 1 and 2 are true and both 1 and 2 are false. तो दोनों ही सही हैं यहाँ पे। ऑप्शन जो फर्स्ट है, ऑप्शन 2 है, दोनों ही सही है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर कि जो सेक्शन 45 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन कब एडमिट होगा, जब वो फैक्ट पे बेस होगा तभी जाके वो एडमिट होगा। वो प्रूव किया होना चाहिए उस विटनेस की साइड से या फिर उस एक्सपर्ट की साइड से, विटनेस होना चाहिए, उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तब जाके वो एडमिट होगा। और जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन होते हैं वो हाइपोथेटिकली होते हैं बेस्ड ऑन दी अजम्पशन कि क्या हुआ होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड अ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कम इनटू फोर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट क्वेश्चन है। 14 नवंबर 1985 में जो NDPS एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट को हम NDPNS एक्ट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये 14 नवंबर 1985 को फोर्स में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द कोका पेस्ट मेड फ्रॉम कोका प्लांट लीव्स आर नोन एज, अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन। सो ये जो कोका पेस्ट होता है, कोका पेस्ट होता है वो कोका प्लांट से बनता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिप्रेसेंट पॉइजन। डिप्रेसेंट पॉइजन यूजुअली पॉइजन नहीं बोलते, बट ऑप्शन में आपके पास पॉइजन ही है। सो इट इज़ डिप्रेसेंट पॉइजन। क्यों? क्योंकि आपके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। ठीक है, एंटी साइकोटिक तो है नहीं, कार्डियोवैस्कुलर भी नहीं है, सिंथेटिक ड्रग भी नहीं है। सो कोका, इससे बनता है कोकेन या फिर कोका प्लांट आप बोल सकते हो, ये डिप्रेसेंट होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। नेक्स्ट वी हैव मैजिक रेमेडी इंक्लूड्स। अच्छा, अब ये मैजिक रेमेडी जब आप एक्ट पढ़ते हो ना तो उसमें मैजिक रेमेडी एक्ट भी है, तो ये मैजिक रेमेडी क्या इंक्लूड करता है आपको ये बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ABNC। ठीक है, सो ये मैजिक रेमेडी सब तरीके के ऑप्शंस को इंक्लूड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एनी आर्टिकल अदर देन फूड इंटेंडेड, अदर देन फूड, फूड को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इंटेंडेड टू अफेक्ट और इन्फ्लुएंस in any way the structure or any organic function of the body of human beings or animals are termed as medicine, drug and poison। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हम उसे ड्रग भी बोल सकते हैं, मेडिसिन भी बोल सकते हैं और पॉइजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फूड के अलावा जो भी चेंजेस क्रिएट कर रहा है या तो वो मेडिसिन होगी या तो वो ड्रग होगी या तो पॉइजन होगी। अच्छा, मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मेडिसिन क्या होती है? थेराप्यूटिक डोज होती है, थेराप्यूटिक डोज होती है। ड्रग क्या है? ड्रग इज एनी केमिकल विच चेंजेस और अल्टर्स दी लाइक ह्यूमंस में, एनिमल्स में जो नॉर्मल सिस्टम है उसको अल्टर कर देता है। पॉइजन क्या होता है? पॉइजन इज एनी सब्सटेंस विच इज लीथल। ठीक है, जो डेथ कॉज करने के लायक होता है उसे हम पॉइजन कहते हैं। तो अब आई थिंक मेडिसिन, ड्रग और पॉइजन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर here. So let's end this video here. In the next video we will start with question number 21. If interested, join our classes, join our course in Diksha's Learning Lab, link is in the description. बहुत ही जल्दी आप रिविजन कर सकते हैं हमारे नोट्स के थ्रू, एंड आप सैम्पल MCQ से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। सो डू जॉइन आवर कोर्स इफ रिक्वायर्ड। ऑल द बेस्ट एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can also cover all these topics. Thank you.